अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज द वाइट टाइगर विच इज़ रिटन बाय अरविंद अदीगा। ये जो नॉवल है ये 2005 से 2008 के ड्यूरेशन में लिखा गया था और यूएसए एंड इंडिया इन प्लेसेस में इस नॉवल को लिखा गया। इस नॉवल की जो पब्लिकेशन डेट है दैट इज 2008 और इसका लिटरेरी पीरियड हम देखते हैं वो कंटेम्प्रेरी लिटरेरी पीरियड है। फर्दर इसमें जो सेटिंग दिखाई जाएगी वो मॉडर्न डे इंडिया की सेटिंग दिखाई जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट थीम होंगे वो है करप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल रियलिज्म, इसके अलावा सोशल क्लासेस देखेंगे यानी कि मार्क्सिज्म, फ्रीडम, इनकी बात की जाएगी। मोरलिटी वर्सेस न्यू मोरलिटी हम देखेंगे इसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन देखेंगे और फर्दर सेल्फ मेड मैन, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि इंडिविजुअलिज्म का थीम जो है। देन सर्च फॉर आइडेंटिटी क्राइसिस, ये भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थीम है। फर्दर ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है यानी कि ऐसा नॉवल जो कि लेटर की फॉर्म में लिखा गया हो। इस नॉवल के अंदर जो हमारा करेक्टर है द वाइट टाइगर जिसका नाम बलराम है वो लेटर्स लिख रहा है वैन जियाबाओ को, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं यानी कि उनके ऑफिशियल पर्सन्स में से आते हैं और उनको ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनके बारे में बताते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो टाइटल है द वाइट टाइगर, ये क्या सिंबलाइज करता है? रेयर को, ठीक है, यूनिकनेस को। ठीक, क्यों? क्योंकि टाइगर तो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं लेकिन वाइट टाइगर जो है इसकी जनरेशन, इसकी जो रेस है बहुत ही रेयर अवेलेबल होती है और ये इंटेलिजेंसी को भी सिंबलाइज करता है, इंटेलिजेंट नेचर को भी सिंबलाइज करता है। यूनिक एंड इंटेलिजेंट, कि हम कहते हैं ना कि 100 लोगों में एक मौजूद होना, बिल्कुल वैसे ही कि 100 में से एक जो कि अपनी एबिलिटीज़ के अंदर बहुत यूनिक है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो ये द वाइट टाइगर एक टाइटल है जो कि बलराम को दिया जाएगा और ये जो नॉवल है ये बलराम यानी कि द वाइट टाइगर उसी के ऊपर बेस कर रहा है, यानी कि सारी स्टोरी हम लोग बलराम की सुनने वाले हैं। एक और चीज़, ये जो बलराम है ना, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसका नाम बलराम इसने खुद रखा, इसके इसके पेरेंट्स ने नेम रखा ही नहीं था। मींस अगर रियल नेम की बात की जाए तो हमारे करेक्टर का कोई भी रियल नेम है ही नहीं, ठीक है, कि इसके पेरेंट्स इतने बिजी थे कि उनको अपने बच्चे का नाम रखने के लिए वक्त भी नहीं मिला। और नेम जो है वो आइडेंटिटी को सिंबलाइज करता है, आइडेंटिटी के लिए स्टैंड आउट होता है। लेकिन अब यहाँ पे नाम ही नहीं है, मीन्स वो अपनी लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसका नाम ना होना उसके लोअर क्लास को सिंबलाइज करता है। और फर्दर उसका अपने आप का नेम रखना एंड अपने आप के लिए स्ट्रगल करना, सर्च फॉर आइडेंटिटी को हाईलाइट करता है। इवन बलराम ये भी कहता है कि आई एम लोअर क्लास देन आई हैव नो आइडेंटिटी, क्वेश्चन करता है वो इस चीज़ पे, ठीक है। एंड फर्दर थ्रू एंड थ्रू हम देखेंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, सेल्फ मेड मैन बनने के लिए कितनी स्ट्रगल करता है कि उसका नाम बलराम से द वाइट टाइगर से एंड पे अशोक बन जाएगा। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं हमारी समरी को। तो द वाइट टाइगर एक स्टोरी है बलराम हलवाई की लाइफ के बारे में, जो कि एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। ये एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है जो इंडिया के अंदर रहते हुए इनिशियली एक स्किलफुल ड्राइवर बनता है, बिजनेसमैन बनता है। अब हम देखते हैं स्टोरी के अंदर बलराम जो है वो अपनी लाइफ को, जो उसकी लाइफ हिस्ट्री है उसको रिकाउंट करता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर। और वो क्या करता है, लेटर जो है एक चाइनीज प्रेसिडेंट वेन जियाबाओ उनको लिखता है। तो इसका पर्पस क्या है उनको लिखने के लिए, कि इसका पर्पस ये कि द गोल ऑफ एजुकेटिंग द प्रीमियर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, यानी कि स्टोरी में लेटर के फॉर्म यानी कि एपिस्टोलरी नॉवल है जिसके अंदर ये लेटर्स लिख रहा है चाइनीज प्रेसिडेंट को और उनको बता रहा है कि इंडिया के अंदर ये हुआ, मैंने ऐसे से किया, ये मेरी लाइफ हिस्ट्री है, सो एंड सो। और ये लेटर्स जो बलराम है वो अपने एक बहुत ही लग्जरियस ऑफिस के अंदर बैठ कर लिख रहा है और वो ऑफिस है सिटी ऑफ बेंगलोर में, यानी कि बेंगलोर के अंदर वो ऑफिस है बना हुआ है जहाँ पे बैठ के बलराम लेटर्स लिख रहा है विंचियाबाओ को। लेकिन लेटर में जो सेटिंग दिखाई गई है वो लक्ष्मणगढ़ की दिखाई गई है, यानी ये खत लिखता है
उस खात में बताता है कि इसका रूरल इंडस्ट्रियल एरिया जो कि विलेज ऑफ से शुरू होता है। और जब स्टोरी की ओपनिंग होती है, वो स्टोरी की ओपनिंग में कहता है कि मैंने एक मर्डर किया है, कहता है आई हैव डन अ मर्डर, और बाद में उस मर्डर को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और स्टोरी में बताता है कि चाइना जो है ना बहुत ही एडमायरेबल प्लेस है। वो कहता है वो कोई भी जो फॉरेन डोमिनेशन है ना उनको एक्सेप्ट नहीं करता चाइना, तो चाइना को बड़ा अडोर करता है। और कहता है व्हेन जियाबाओ आता है इंडिया के अंदर, वो जब इंडिया में आता है न्यू इंडिया को देखने के लिए और कहता है न्यू इंडिया तो बहुत अच्छा है, तो बलराम कहता है मैं आपको जो रियलिटी है इस न्यू इंडिया के बारे में वो बताने वाला हूँ। बताता है कि इसका कोई भी नाम नहीं था, इसको मुन्ना कहा करते थे, ठीक है। तो इसने अपना नाम बाद में बलराम खुद रखा था। और कहता है कि मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे फादर वो चाहते थे मैं पढ़ूं, क्योंकि मैं अपने खानदान में अपनी फैमिली के अंदर बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था, इसलिए तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया। और जब मुझे स्कूल में दाखिल करवाया तो स्कूल के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते थे सर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली दिया करता था। और स्कूल में एक दिन हाई लेवल्ड ऑफिशियल ऑफिसर आया और उसने कुछ क्वेश्चंस किए, क्लास में किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया और मैंने उसको जवाब दिया। तो मेरा जवाब सुन के जो वो ऑफिसर था उसने मेरा नाम द वाइट टाइगर रख दिया। और द वाइट टाइगर मीन्स के मोस्ट रेयर एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द जंगल, जंगल के अंदर मोस्ट रेयर और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर। और यहाँ पे द वाइट टाइगर रेफर कर रहा है कि मिडिल क्लास के अंदर, लोअर मिडिल क्लास के अंदर बहुत रेयर है बलराम जैसे लोग, यानी कि द वाइट टाइगर जैसे लोग, जो हमारा स्पेसिफिक करेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, उस जैसे लोग। तो ये अपनी लोअर मिडिल क्लास के अंदर एक रेयर पर्सन है जिसका नाम भी नहीं था, लेकिन ही मेड हिमसेल्फ एन एंटरप्रेन्योरशिप। और जो ऑफिसर के रिमार्क थे वो ये थे कि रेयरेस्ट एनिमल इन द वंस इन अ जनरेशन वाइट टाइगर, दिस इज व्हाट यू आर इन दिस जंगल। अब उसने ऑफिसर ने इस पूरे किया था और बलराम को उन्होंने वाइट टाइगर कह दिया था। और यहीं से हमारे नॉवल का जो टाइटल है वो ड्रिवन किया गया है। फर्दर बलराम बताता है कि हमारा जो एरिया है यानी कि लक्ष्मणगढ़, ये जो गांव है, इनको 4 एनिमल्स मिलके चलाते हैं। अब 4 एनिमल्स कौन से हैं? वो बेसिकली लैंड लॉर्ड्स के लिए एनिमल्स का नेम यूज कर रहा है। द रावण, द स्टोक, द बैफलो, द वाइल्ड बोर। जो द रावण है ये सेक्सुअली अब्यूज करता है शेफर्ड्स को, और उसके अलावा जो बैफलो है ये बेसिकली हैविली टैक्स करता है रिक्शा ड्राइवर्स को जो इसकी रोड पर ट्रेवल करते हैं। एंड देन हमारे पास है द वाइल्ड बोर, जो कि जितने भी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है लक्ष्मणगढ़ के अंदर वो उसका ओनर है। और इसके अलावा हमारे पास है द स्टॉक, इसके पास बहुत बड़ा विलेज है लक्ष्मणगढ़ के बिल्कुल पास ही। फिर अगर वहां से मछली पकड़ता है या वहां पे अपनी कश्ती चलाता है तो उनको बहुत हैवी ये टैक्स करता है, ठीक है। ये 4 थे, इनका रोल मैंने बता दिया। और ये सारे के सारे एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, 4 के 4। और इनके थ्रू जो एलीट क्लास के अंदर करप्शन है उसको हाईलाइट किया गया है। फर्दर थ्रू एंड थ्रू हम देखेंगे इस नॉवल के अंदर मार्क्सिज्म का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, चलता रहेगा। यानी कि हर जगह अपर एंड लोअर क्लास की बात की जाएगी, अपर क्लास एक्सप्लॉइट कर रही है, लोअर क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है, ये सब कुछ दिखाया जाएगा। एंड देन हम देखेंगे इनके अंदर एक रेबल यानी कि जो बलराम है उसने रिबेलियस एक्ट किया इन अपर क्लास के अगेंस्ट और हर फेयर एंड फाउल मींस यूज करके अपना एक नेम बनाया एंड पे सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन बन गया। तो एनी हाउ यहाँ पे हमने देखा कि बलराम जो है, हालांकि उसका बहुत डिफिकल्ट बैकग्राउंड है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ चल रही है उसकी, फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसको उसकी एजुकेशन की बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे, उसके पोटेंशियल की बेस पे उसको स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ पे इसने द वाइट टाइगर किया। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि बलराम के पेरेंट्स चाहते थे ये और पढ़े और आगे जाए, लेकिन इसकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर का नेम है कुसुम, ठीक है। जो ग्रैंड मदर थी वो चाहती थी कि बलराम अपनी पढ़ाई छोड़ के फैमिली को सपोर्ट करे, ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे। तो इसलिए कुसुम ने, जो कि ग्रैंड मदर है बलराम की, उसको स्कूल से हटा दिया और उसको एक टी शॉप पर डाल दिया जहाँ पे बलराम ने काम करना शुरू कर दिया। और वहां पे वो लोगों की बातें सुनता, जैसे कि होता है ना, एक होटल में एक छोटा बच्चा काम कर रहा है और होटल में आने वाले कितने ज्यादा लोग जो है बातें कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये बलराम ऐसे ही आने वाले लोगों की बातें सुनता, ठीक है। जितने भी लोग आपस में जो भी कंस्पिरेसीज कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, सारी की सारी बातें सुनता बैठकर।
और ये भी इसकी लाइफ के अंदर लर्निंग प्रोसेस का एक फेज था। वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ता, लोगों के डिस्कशन सुनता, और वहां पे एक पर्सन था विजय, ये उससे बहुत इंस्पायर था। विजय भी एक लो क्लास का पर्सन था, बहुत ही छोटे रैंक से बिलोंग से करके खुद को एक हायर क्लास का एक पर्सन बना लिया था, जो कि जितनी भी वहां पे बसेस थी उनको कंडक्ट करता था। तो इसलिए कहते थे जिस तरह से विजय ने अपना नाम बनाया है ना, मैं भी अपनी एक दिन ऐसी आइडेंटिटी बनाऊंगा। ठीक है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक माई ओन आइडेंटिटी, ये वर्ड्स हैं हमारे बलराम करेक्टर के। अब बलराम के साथ एक और करेक्टर जो कि किशन का है। किशन बेसिकली बलराम का भाई ही है। अब किशन ऑलरेडी टी शॉप पे काम करता था, तो बलराम ने उसके साथ ही टी शॉप पे काम करना शुरू किया था, और ये टी शॉप धनबाद में थी। ठीक है, बलराम अब अपनी ड्यूटीज को सही से रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ परफॉर्म नहीं करता था। क्यों? उसका टास्क था लाइफ में आगे जाना, और वो इसलिए लोगों की बातें सुनता था। और इसने वहां पे लोगों को बातें करते सुना कि इंडिया के अंदर जो ड्राइवर है ना, वो बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल शॉफर्स। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट ड्राइवर है बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, उनकी अर्निंग जो बाय बहुत हाई अर्निंग है। ये सुन के जी बलराम ने भी फैसला कर लिया कि अब इसने ड्राइवर ही बनना है। इसने अपनी ग्रैंड मदर यानी कि जो कुछ थी कि मुझे ड्राइविंग स्कूल भेजें, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, कुसुम एग्री होगी, लेकिन एक शर्त पे कि बलराम को ये वादा करना होगा कि बलराम को जब जॉब मिल जाएगी एक ड्राइवर की, तो जो उसकी अर्निंग होगी, जितने भी उसके वेजेस होंगे, तो इसने वो सारे के सारे वेजेस इनकी फैमिली को भेजने, कुसुम को भेजने, ताकि वो फैमिली को रन आउट कर सके। तो इस बात पे बलराम भी एग्री और कुसुम भी एग्री, और बलराम जो है फिर वो ड्राइविंग सीखने के लिए चला जाता है। और फिर जब बलराम की ड्राइविंग की जो ट्रेनिंग थी कंप्लीट हो जाती है, तो बलराम जो है वो अब अपनी जॉब फाइंड आउट करने की कोशिश में, क्योंकि कहीं पे उसको जॉब मिल जाए। तो उसको धनबाद के अंदर एक बहुत रिच फैमिली है, द स्टॉक स्टॉक की फैमिलीज। ठीक है, वो उनकी फैमिली में मैंने यानी कि उनके डोर पे जाके नॉक करता है और वहां पे जॉब लेने की कोशिश करता है। ये प्रिटेंड करता है कि बहुत इनोसेंट है, हालांकि इनसाइड ये कोई इनोसेंट नहीं होता है। इसका पर्पस होता है कि आगे से आगे जाने की कोशिश करना। एनी हाउ, ये वहां पे जॉब लेने की कोशिश करता है, और ये स्टॉक वही एनिमल्स में फैमिली होती है, जहाँ पे बलराम बताता है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि किसी को भी रखना हो, किसी को भी देखना हो, कास्ट सिस्टम को बड़ा वैल्यू दिया जाता है इंडिया के अंदर। और पूछता है कि मुझसे पूछते हैं कि मेरी कास्ट क्या है, मेरा नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, तो बताता हूँ मैं हलवाई हूँ, बाय स्टेटस मेरा जो है ना हलवाई के मतलब मैं हलवाई था, बलराम हलवाई के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरे फादर हलवाई थे, यहाँ पे ये भी बताता है। एंड देन बताता है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई, उस सेपरेशन के बाद जो हमारा बिजनेस था, हमारी शॉप थी, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, हमारा बिजनेस बिल्कुल एंड हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो इंडियन पुअर क्लास है उनकी जो सिचुएशन है उसको भी हाईलाइट किया गया कि बहुत बैड सिचुएशन में है जितनी भी इंडियन पुअर क्लास। एनी हाउ, जो स्टॉक फैमिली है, उनका बेटा मिस्टर अशोक वो अमेरिका से वापस आता है यहाँ पे अपने घर पे अपनी वाइफ पिंकी मैडम के साथ। ठीक है, अब मिस्टर अशोक को ड्राइवर की जरूरत थी। अब इसी बेस पे क्योंकि मिस्टर अशोक को ड्राइवर की जरूरत थी, तो बलराम को वो हायर कर लेते हैं। अशोक का ड्राइवर बन जाता है, लेकिन इन रियलिटी में बलराम की पोजीशन यहाँ पे सेकंड ड्राइवर के तौर पे होती है। ठीक है, और फर्स्ट ड्राइवर यहाँ पे राम प्रसाद होता है। और बलराम जो है वो ड्राइविंग के अलावा जितने भी घर के सफाई सुथराई वाले काम होते हैं वो भी कर रहा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक एज अ सर्वेंट अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा होता है फैमिली को। जहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया कि जॉब आपको कोई दी है, किसी और जॉब का आपको पे कर रहे हैं, लेकिन इन द नेम ऑफ जॉब आपसे दूसरे काम करवा के आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ पे भी एक्सप्लॉइटेशन और मार्जिनलाइजेशन दिखाई गई है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड ड्राइवर वाला पॉइंट, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है। और बलराम का मैंने आपको नेचर बता दिया कि वो आगे से आगे जाना चाहता है, क्योंकि अब यहाँ पे इसको सेकंड ड्राइवर की जॉब मिली, तो वो सेकंड ड्राइवर से फर्स्ट ड्राइवर की तरफ आने की कोशिश करेगा। कैसे, हम आगे देखेंगे। अब बलराम को ड्राइविंग के तौर पे सुजुकी की कार दी जाती है। ठीक है, जबकि जो राम प्रसाद है वो होंडा सिटी चला रहा होता है, क्योंकि वो एक फर्स्ट ड्राइवर इसलिए। अब राम प्रसाद हायर रैंक पे होता है, इसलिए राम प्रसाद भी बलराम को बड़ा एक्सप्लॉयट करता है। और इन रियलिटी हम लोग पता लगा कि बलराम प्रसाद जो है वो एक राम प्रसाद एक मुस्लिम है, और ये सिर्फ और सिर्फ जॉब लेने के लिए अपने आप को हिंदू शो करता है। अब जी बलराम आ गया इनके घर के अंदर। अब बलराम इनकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करता है कि कैसे ये इतना पैसा कमा लेते हैं। तो उसको पता लगता है कि ये जो फैमिली है ना, ये गवर्नमेंट के जितने भी माइंस हैं वहां से जो कोयला होता है ना, उसको इलीगली तौर पे निकाल के उसको बेचते हैं। ठीक है, और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं बाद में उनको रिश्वत देते हैं।
ताकि इनके ऊपर किसी भी किस्म का ना वो केस ना किया जाए। और इस तरह से फैमिली जो है अर्निंग कर रही होती है, और जितने भी इनकम टैक्स होते हैं ये उनको भी पे करने से अवॉइड कर रही होती है, रिश्वत दे देकर। ठीक है, तो अब ये इनकम टैक्स भी नहीं पे करते, और जितने मिनिस्टर्स हैं उनको भी रिश्वत देते हैं, और कोयला भी गवर्नमेंट की खानों से जैसे कानों, और इस तरह से ये उनको बेच के अमीर हो जा रहे हैं। तो ये इनका एक इलीगल तरीका है जिससे ये अमीर हो रहे हैं, और अमीर होकर ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्किंग क्लास को। अब इसके बाद क्या हुआ कि बलराम ने सारे इनके अंदर रहते हुए जितने भी इनके राज थे सब कुछ जानने की कोशिश करता गया। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है इस फैमिली के साथ कि इनका ना एक रूलिंग पॉलिटिशियन होता है, उनके साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि वो इनसे ब्राइब नहीं लेता, वो इनकी बात नहीं मानता, और वो इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, जो कि ग्रेट सोशलिस्ट पॉलिटिशियन होते हैं उस टाइम पीरियड पे जो पॉलिटिक्स सिस्टम चला था उसके अंदर। अब जो फैमिली है ना वो अशोक को और पिंकी को दिल्ली भेजती है, जहाँ पे अशोक जो है वो और ज्यादा रिश्वत दे के इन लोगों को मनवाएगा, जो कि स्टॉक के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन इनके साथ जाना किसने था? राम प्रसाद ने। अब बलराम राम प्रोपेगेंडा करता है और फैमिली के सामने एक्सपोज कर देता है कि बलराम जो राम प्रसाद है वो एक मुस्लिम नहीं है, उसको हिंदू नहीं है, वो एक मुस्लिम है। ठीक है, और राम प्रसाद ने बात आपसे छुपाई थी। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कास्ट सिस्टम को बड़ा देखा जाता था, बड़े स्ट्रिक्ट होते थे इंडियंस अपने इस कास्ट सिस्टम को लेके। अब उनको जो पता लगा राम प्रसाद मुस्लिम है तो वो उसको डिसमिस कर देते हैं। अब राम प्रसाद को डिसमिस करने के बाद जो राम प्रसाद की प्लेस थी वो बलराम को मिल जाती है। अब बलराम का टारगेट क्या होता है? बलराम को ये गोल दिया जाता है कि अब इसने पिंकी और अशोक को लेकर दिल्ली जाना है। अब जी बलराम साहब जैसा कि एक गरीब बंदा है, अमीरों के साथ दोस्ती करके अपनी फेमिलियरिटी बढ़ाता है, और उसके दोस्ती करके उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। बिल्कुल बलराम ने यहाँ पे वही किया कि बलराम को दिल्ली के बारे में बड़ा कुछ पता था, तो ये क्या करता है, ये अशोक को और पिंकी को दिल्ली घुमाता है, वहां पे लेके जाता है। पिंकी को ज्यादा दिल्ली पसंद नहीं आता। पिंकी जो मूव करना चाहती है, लेकिन जो है अशोक वो नहीं चाहता। यहाँ पे पिंकी और अशोक के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता क्लैशेस आने लग पड़ते हैं। फिर एक दिन पिंकी जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के वापस यूएस चले जाती है। इनका मतलब इनकी सेपरेशन हो जाती है। लेकिन जिस टाइम पे ये यूएस जाने लगती है तो उससे पहले ऐसा होता है कि पिंकी ने बिल्कुल ड्रिंकिंग की होती है। ड्रिंकिंग करके वो ड्राइव कर रही होती है, और उस ड्राइविंग से ये ड्रंकन कंडीशन के अंदर एक यंग चाइल्ड को मार देती है। ठीक है, ये आपको मैं इंसिडेंट बता रही हूँ। अब जब इसने यंग चाइल्ड का एक्सीडेंट कर दिया, अब उसके बाद नेक्स्ट सीन पे क्या होता है? फैमिली जो है वो प्रेशराइज करती है बलराम को, इंक्लूडिंग अशोक। अभी पिंकी अशोक को छोड़ के नहीं गई, उससे पहले का सीन है। अशोक और जो स्टॉक है वो फोर्स करते हैं बलराम को कि तुम पुलिस को ये कहो कि ये एक्सीडेंट मैंने किया है, मैं अकेला ड्राइविंग कर रहा था, मैंने ही ड्रिंकिंग की हुई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। इस चीज पे प्रेशराइज किया जाता है जी बलराम को कि बलराम ये कन्फेशन करे। इवन बलराम जो है वो जब रिफ्यूज करता है तो उसको मारा भी जाता है इस चीज पे। एंड देन बलराम कन्फेस कर लेता है कि आई वॉज ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पे ना बेसिकली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है बलराम की लाइफ के अंदर। और पिंकी जो है उसको बड़ा गुस्सा आता है कि बलराम को क्यों यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, बलराम को क्यों यहाँ पे फंसा रहे हैं। अब एनी हाउ बलराम को जी हो गई जेल, लेकिन इनके फैमिली के ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने बलराम को भी रेस्क्यू कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, क्योंकि पिंकी ये सारा कुछ देख के अशोक को छोड़ के यूएस चले जाती है। अब अशोक अकेला है। अशोक अपनी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। वो जब प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है उसकी प्रोस्टिट्यूट जो है ना बड़ी गोरी रंग की, उसके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। अब बलराम जो है अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर देता है अपने मास्टर्स के साथ, यानी कि अशोक के साथ। देख के बलराम भी एक प्रोस्टिट्यूट लेके आता है, लेकिन उसके बाल काले होते हैं, वो इतनी खूबसूरत नहीं जैसे कि उसकी होती है, अशोक की होती है। ठीक है, यहाँ पे भी वो कंपैरिजन करता है अपने आप को और अशोक को एक दूसरे के साथ। और अशोक की प्रोस्टिट्यूट खूबसूरत होती है, बलराम की प्रोस्टिट्यूट खूबसूरत नहीं होती है। तो बलराम जो है वो अब कोशिश करता है कि उसने जो है ना अशोक की पोजीशन लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं कि धर्म
जो कि बलराम का कज़न था, उसको भी बलराम के पास भेज दिया गया ताकि वो भी ट्रेनिंग ले। तो बलराम, धर्म और अशोक ज़ू में जाते हैं, वहाँ पे व्हाइट टाइगर देखते हैं। तो बताते हैं ये जो व्हाइट टाइगर है ये रेयरेस्ट एनिमल है इधर पूरे लैंड के अंदर। तो इसको जो है ना पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए, इसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बलराम बेसिकली बात करता है व्हाइट टाइगर के बारे में, यानी कि वो इंडियलिटी अपने बारे में बात कर रहा होता है। अब हो बलराम अपने मास्टर यानी कि अशोक शर्मा को ड्राइविंग करते हुए लेके जा रहा होता है और वहां पे ये अपने मास्टर की जो करप्शन है उनको उसको सुनता है और हैरान हो रहा होता है कि इतने करप्ट पर्सन है, ठीक है। और ये डिसएलियंड होता है फर्दर इनके एक्ट से। इसको पता लगता है कि अशोक इसकी हेल्प करेगा किस चीज के अंदर, इसके एक अपना नाम बनाने में, इसके लाइफ के अंदर चेंज लेके आने के अंदर, इसकी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने में इसकी हेल्प करेगा। लेकिन वहां पे इसको रियलाइज होता है कि ही इज मीनेस्ट पर्सन। हाँ, बाकी मास्टर्स के मुकाबले में एक काइंड है, ठीक है, काइंड मास्टर है, लेकिन ये भी एक मीनेस्ट पर्सन है जो कि ना बलराम को हाई लाइफ के ऊपर लेके जाने के लिए कोई भी इसका हेल्प नहीं करने वाला, कोई भी बलराम की लाइफ को बेटर करने के लिए हेल्प नहीं करने वाला। तो बलराम को यहाँ पे रियलाइजेशन हो जाती है दैट अशोक हैज नो जेन्युइन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग बलराम्स लाइफ और चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। अब बलराम प्लान करता है क्या, वो ये कि वो अशोक को मार दे। अशोक के पास इतना ज्यादा पैसा है, वो पैसा बेसिकली रिश्वत का पैसा, जो कि अशोक वो पैसा लेकर पॉलिटिशियंस के पास जा रहा है उनको ब्राइब करने के लिए, रिश्वत देने के लिए, और बहुत ज्यादा पैसा है वो। एनी हाउ, अब बलराम ने तो प्लान कर लिया कि उसने अशोक को मारना और वो पैसा ले जाना है, ठीक है। वो बेसिकली शराब की बोतल होती है उसकी शीशे से अशोक को मारेगा। और यहाँ पे इसका कजन भी होता है धर्म, वो उसको भी लेके साथ जाएगा अपने और भाग जाएगा यहाँ से। और उसको ये भी पता होता है कि इसने अगर ये अशोक को मारा तो जो इसकी फैमिली, इसके रिलेटिव्स लक्ष्मण घर में रहते हैं तो ये स्टॉक मिलकर उनको मार देंगे। और यहाँ पे एक रूस्टर कूप, इस आइडिया के बारे में बात की जाएगी जिसका मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑफ इंडिया पुअर, ठीक है। जितने भी इंडिया के पुअर हैं वो बेसिकली रूस्टर कूप के अंदर फॉल करते हैं। ये एक मेटाफर है जो कि बलराम यूज करता है इस स्टोरी के अंदर। यानी आपने मुर्गियों को देखा होगा कि मुर्गियां एक पिंजरे के अंदर बंद होती हैं और उनके के सामने से एक मुर्गी को निकाला जाता है और उसको जिब, ठीक है, और बाकी मुर्गियां जो है उसको बचा नहीं पाती, ना खुद वहां से प्रोटेस्ट कर पाती हैं। बिल्कुल वैसे ही वो जो रूस्टर्स हैं वो इंडिया के लोग, गरीब लोगों को बताया जा रहा है कि वो जो गरीब लोग हैं वो इस सिस्टम के अंदर फंस चुके हुए हैं। वो रेबल या ऐसा कोई भी एक्ट नहीं कर सकते जिससे अपने आप को बचा सके, ठीक है। तो जो पावरफुल लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, उनको क्रस्ट कर रहे हैं, उनको वन बाय वन करके ओप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट सिंबल भी है, इम्पोर्टेंट मेटाफर भी है। तो वो आइडिया ऑफ रूस्टर कूप जो है वो अपने ऊपर भी वो अप्लाई करता है और जितने भी इंडियन के लोग हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करता है, यानी कि स्लेवरी को, सर्विट्यूड को, और साथ ही साथ ये सोशल क्लास को, नियर कॉलोनिज्म को, और मोस्ट फेमस आइडिया को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, बलराम जो है उसने प्लान किया कि उसने अशोक को मार देना, उसके पास लेके भाग जाना, और बलराम ऐसा ही करता है। अशोक के पास रेड बैग के अंदर मनी होती है जो कि अशोक ब्राइब करने के लिए लेके जा रहा होता है, लेकिन बलराम अशोक को विस्की के बेसिक उससे मार के उसका मर्डर कर देता है। अब बलराम को थ्रेट्स होते हैं कि इनकी जो फैमिली है वो मेरी फैमिली को लक्ष्मणगढ़ के अंदर मार ना दे, एंड सो ऑन, इसके ऊपर खिलाफ केस ना कर दे। बहुत ज्यादा मतलब इसको थ्रेट्स होते हैं, लेकिन एनी हाउ ये एक ऐसा एक्ट करता है बड़े करेज के साथ और धर्म को लेके वहां से, यानी कि इसका यंग कजन जो कि दिल्ली में होता है उसको लेके वहां से ये भाग जाता है, ठीक है। और धर्म, मैंने आपको बताया था कि कुसुम धर्म को बलराम के पास भेजा था ताकि वो बलराम इसकी अपब्रिंगिंग के अंदर और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इसकी हेल्प करे, ठीक है। अब एनी हाउ जब बलराम ने मर्डर कर लिया, ठीक है, और उसको मारने के बाद बलराम अब निकल रहा है, तो इसने वहां से कैसे भागा और क्या किस तरह से मर्डर किया। मैंने आपको बता दिया कि इसने शराब की बोतल से मारा था। इसने किया क्या, इसने कहा था कि गाड़ी खराब हो गई या फिर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है कार के साथ, ठीक, तुम, इसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद इसने अशोक को कन्विंस किया कि वो झुक के देखे और व्हील को एग्जामिन करे कि टायर के साथ कोई मसला तो नहीं है। भाई अशोक ने ऐसा ही किया, अशोक झुका, उसने गाड़ी का जब टायर देखा, इसने रख के उसको बोतल मारी। जब उसने बोतल मारी तो उसका मास्टर मर गया। और आफ्टर किलिंग हिज मास्टर्स,
ही रिटर्न्स टू अशोक्स अपार्टमेंट, वहां पे अपार्टमेंट में गया दिल्ली में, जहाँ पे उसने धर्म को पकड़ा, और धर्म को पकड़ के, जो कि इसका यंग कजन है, पकड़ के भाग गया बेंगलोर में। अब भाई जो बलराम है उसकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। शुरू शुरू में बेंगलोर के अंदर बलराम को बहुत खौफ था कि कहीं ये पकड़ा ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन बलराम ने बेंगलोर में जाके कैफे में बैठना शुरू कर दिया, और जिस तरह ये टी शॉप पे बैठ के लोगों की बातें सुना करता था धनबाद के अंदर, बिल्कुल वैसे बेंगलोर में एक कैफेज के अंदर बैठ के लोगों की कन्वर्सेशन सुनता, उनकी बातें सुनता, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे सिस्टम चल रहा है उनके बारे में सुनता। और इसको वहां पे बिजनेस वर्ल्ड जो है पता लगता है कि यहाँ पे टेलीफोन कंपनीज हैं, और जहाँ पे लोगों को ट्रैवलिंग के लिए बड़े इश्यूज आते हैं, तो वो इश्यूज को सोल्व करने के लिए उनको कार्स की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है। जिस बेस पे बलराम अपनी एक कंपनी बनाता है, उस कंपनी का नाम वो रखता है वाइट टाइगर ड्राइवर्स, ठीक है, और वो टैक्सी कंपनी होती है, ठीक है। और उस बेस पे क्या किया जाता है, जितने भी कॉल सेंटर वर्कर्स थे, ये इनको रात के वक्त बड़े सेफली घर पे ड्रॉप करते थे, बड़े सेफली लेके जाया करते थे, और इससे जो इसकी कंपनी थी, जो ड्राइविंग कंपनी थी, बहुत ज्यादा सक्सेस पे जाती है, ठीक। और बाय द टाइम ही सिट्स डाउन टू टेल ही स्टोरी, बलराम जो है एक बहुत वेल्दी मैन बन चुका हुआ है, ठीक है। और एक दिन इसको खौफ है कि एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, इसका क्राइम विल बी डिस्कवर्ड, इसका जो क्राइम है वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये वेन जियाबाओ को अपना लेटर कंक्लूड करते कहता है कि इफ ही इज फाउंड आउट, वो पकड़ा गया, तो उसको अपने पर कभी भी कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। It was worth committing simply because it enabled him to experience life as a free man rather than a servant। कि इसने इसको एक फ्री मैन की लाइफ गुजारने के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी, इसलिए इसको अपने एक्ट के ऊपर कोई भी अफसोस, कोई भी दुख नहीं होगा। एंड फर्दर ये अपना नेम चेंज करके स्टोरी के एंड पे अशोक शर्मा रख लेता है। यानी एट द एंड इसने क्या किया, एक तो न्यू बिजनेस शुरू कर लिया, टैक्सी सर्विस देना शुरू कर दी, और रिवेंज के तौर पे अपने नेम चेंज करके अशोक शर्मा भी रख लिया, ठीक है। और इसी के साथ जो स्टोरी है वो भी हमारी एंड हो गई, जहां पे हमने देखा कि थ्रू एंड थ्रू मार्क्सिज्म बहुत डोमिनेंट रहा है, और आपको सारी स्टोरी भी क्लियर हो चुकी होगी, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।